नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। आज के शो में हम बात करेंगे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जो लगातार दौरे कर रहे हैं और सरकार को उन सभी मुद्दों पर वो घेर रही हैं जहां सरकार को कमजोर माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहले संसद में राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, फिर शहीद अग्निवीर के परिवार से मिले। अगले दिन 4 जुलाई को दिल्ली में मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की। 5 जुलाई को हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से भी मिले। फिर उसके अगले दिन हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और मुआवजे पर सवाल खड़े कर दिए। 6 जुलाई को तो अहमदाबाद में राहुल गांधी थे, जहां बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने की। कल राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि पीएम वहां का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष राहुल गांधी के इन यात्राओं को पॉलिटिकल पर्यटन का नाम दे रहा है। मीडिया में सुर्खियां बटोरने का एक तरीका भर बता रहा है। सवाल है कि राहुल गांधी की ये जो यात्राएं हैं, ये प्रयोग है या फिर संयोग। आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देखिए। एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहाँ खड़े होंगे। आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं। 2004 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव, तीनों चुनाव में मिलाकर जितनी सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उन सब को भी एक साथ एकत्रित कर लो। के बाद भी 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता, जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का। जमीन जहां उनकी फिसली है, उसका आभास लें। आरएसएस, भाजपा, नरेंद्र मोदी जो उखाड़ना है उखाड़ ले, उनके छक्के छुड़ाएंगे। अब प्रयोगशाला बन चुकी है हिंदुत्व की राजनीति का। संविधान कैसे लागू हो, उसकी प्रयोगशाला बनेगी। लड़ाएंगे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन इस बार भाजपा का तंबू उखाड़ देंगे। 10 साल के बाद किसी दल को विपक्ष के नेता की कुर्सी मिली है और राहुल गांधी जी लगता है कि 99 के फेरा में पड़ गए। संसद में झूठ, हर जगह झूठ। वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं कि 99 का फेरा कांग्रेस को राहुल गांधी जी लगा दिए हैं, जो इसके अंत का कारण बने। राहुल गांधी हर उस जगह जाते हैं जहाँ पे पीड़ित लोग होते हैं, वो जाके वहाँ उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी करते हैं। आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। घंटे के रास्ते पे लोग जानते नहीं कौन यहाँ से राहुल गांधी। राहुल गांधी जी जनता के बीच के नेता हैं। जहां अन्याय हो रहा है वहां जाए। आप जख्मों पर कोई मलहम लगाते नहीं। जहां जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह फेल हो गई। राहुल गांधी कैसे मीडिया में सुर्खियां पा सके, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा मीडिया में स्पेस मिल सके, इसके लिए वो लगातार गैर जरूरी बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सत्तारूढ़ दल को आईना दिखाना विपक्ष का काम है और विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी जी आईना दिखा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को तिलमिलाहट हो रही है। सच और सच्चाई से रूबरू कराने कार्य होता है विपक्ष का। गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे राहुल जी। तो राहुल गांधी इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार पर निशाने साध रहे हैं, हमला कर रहे हैं और इसे लेकर जिस तरह से सरकार की तरफ से भी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। कई बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं।
इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता एलजेपी रामविलास हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी एक्शन मोड में है और लगातार वो वहां चोट कर रहे हैं जहां जहां पर आपकी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है, भाई वो तो विपक्ष में है, अपना काम कर रहे हैं, आपको घेरना उनका काम है, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पर्यटन है, राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म है? नहीं, देखिए, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। राहुल जी जो करना चाहें वो बिल्कुल खुशी खुशी करें, क्योंकि राहुल जी बड़े प्रतिभावान नेता हैं। उनकी बहुत सी क्वालिटीज हैं, मैं आपको बता देता हूं। 3 क्वालिटी तो मेरे को ध्यान में आ रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर चुनाव हारी है। पर जैसे क्वीन विक्टोरिया हुआ करते थे, किंग्स चार्ल्स हुआ करते थे, कौन जाकर के उनको बोलेगा कि आपके नेतृत्व में हारे जा रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी उनको ढोके आगे बढ़े जा रही है। उनकी और भी क्वालिटी, वो अकेले ऐसे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, जो एक सीट से एक ही बार सांसद रहते हैं, उसके बाद जनता को जवाब नहीं दिया जाता। 2014 में अमेठी से रहे, 19 में वायनाड से रहे, अब बदल करके रायबरेली हो गया। जो नेता इतना प्रतिभावान हो उसको घूमना चाहिए। एक क्वालिटी और मेरे को उनकी ध्यान आ रही है, वो बिल्कुल साफ मुंह से एक स्ट्रेट फेस के साथ वो झूठ बोलने की क्षमता रखते हैं और जब सच्चाई उनका सामना करे तो वो भाग के भाग से निकल जाते हैं। अब वो जा रहे हैं वहां पर जहां पर वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। ऐसी चाह उनकी पहली बार तो आई नहीं। अब गुजरात में जाकर के उन्होंने बोला कि हम सरकार बनाएंगे, पहली बार थोड़ी बोला। 2017 में भी उन्होंने बोला था, 2022 में भी उन्होंने बोला, 24 में भी बोल रहे हैं। अब इतना तो वो नहीं कहेंगे कि जाकर के हम हार जाएं, पर क्या स्थिति उनकी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछिएगा। जो बाइक रैली उनके लिए ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, वो क्यों कैंसिल करनी पड़ी? क्यों वो अपने नेताओं को डांट लगा करके वहां से जल्दी निकल करके आ गए? राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं, जहां जाते हैं वहां नफरत और झूठ की दुकान को खोल देते हैं। देश उनको जानता है, उनकी सच्चाई को जानता है। इसीलिए लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए वो लीस्ट पॉपुलर नेता थे, जिनकी रैलियां कैंडिडेट चाह रहे थे, क्योंकि जानते हैं राहुल जी तो लुटियो डबो के आ जाएंगे। इसलिए ऐसे नेता वो पूरे देश में घूमे, विदेश में भी घूमे, उनका विशेष स्नेह है। अभी उनके दौरे शुरू होंगे, वो थाईलैंड से लेकर लंदन से लेकर ना जाने कहां जाए, जहां उनकी इच्छा है वो बिल्कुल जाएं। हमारा तो फिलहाल बस एक तो आग्रह हाथरस जा रहे हैं, देश में फिलहाल वो मजदूरों से मिल रहे हैं, लोको पायलट्स के बीच गए और वो अब मणिपुर भी जा रहे हैं। फिलहाल विदेशी दौरे की बाद में बात करेंगे। अभी जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। आपने चलिए कांग्रेस से सवाल पूछा, तो अब निशांत रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आप थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन जो लबोलू आप था सिद्धार्थ यादव की बात का, वो दरअसल यही था कि धरातल से हटकर बयान दे रहे हैं और घूम रहे हैं, क्योंकि दरअसल वो अपनी जमीन खोज रहे हैं जो अब तक उनके हाथ में नहीं। शिरीन जी, सबसे पहले ये बात मैंने सिद्धार्थ जी को थोड़ा बहुत सुना, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने पिछले 10 सालों में भारत सरकार के बारे में 3 काले कायदे कानून जो खेडूतों के बारे में आए थे, किसानों के बारे में, उसके बारे में, कोरोना के बारे में, जब जब भविष्यवाणी की है तब तक वो भविष्यवाणी सच्ची ठहरी है। राहुल गांधी जी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ संसद में जो बोला था कि 2027 में हम गुजरात में आपको हराने जा रहे हैं, उसके वैलिड पॉइंट्स है मेरे पास शिरीन जी। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं। देखिए, आज गुजरात में राजकोट का जो हत्याकांड हुआ, 27 से ज्यादा बच्चे और बड़े लोगों की जो हत्याकांड हुई, जल के खाक हो गए। आप देखिए, बड़ौदा में जो सिटी में से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे हरनी बोटकान का हत्याकांड हुआ, 14 बच्चे और 2 शिक्षकों की हत्या हुई। इनके परिवारों को जब राहुल गांधी जी ने कल मिला, ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं शिरीन जी, उनको काफी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उसके सामने आप देखिए कि मणिपुर 1.25 साल से जल रहा है। मणिपुर में 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, 4,800 से ज्यादा घर जलाए गए, 1,000 से ज्यादा लोग घायल, 32 से ज्यादा लोग मिसिंग और 300 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है। क्यों नहीं जा रहा है प्रधानमंत्री जी वहां पे? मणिपुर तो हमारा राज्य है, अटूट अंग है भारत देश का, लेकिन एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन
जब राहुल गांधी जी गुजरात आते हैं तो इनका प्रॉब्लम चला जाए, इनको इनकी जमीन निकलने लगती है पैरों से। जब राहुल गांधी जी गुजरात आके ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारी ऑफिस तोड़ी, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से गुंडा तत्वों ने हमारी प्रादेशिक ऑफिस पे हमला किया, 2 बार हमला किया एक ही दिन में। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बोला हम आपकी सरकार तोड़ने ऐसा तो है नहीं कि हर इस बार पहली बार राहुल गांधी इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के चाहे लोकसभा के नतीजे आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा के, हम अपनी स्क्रीन पर लगातार वो दिखा दे रहे हैं, वो नतीजों में बदलता हुआ तो नहीं दिखाई देता। और जिस तरीके से वो नंबर है, वो नंबर मतलब बहुमत की तो बात आप भूल ही जाइए, वो मौजूदगी भी दर्ज कराने में बहुत ज्यादा समझना पड़ता है उस पूरे आंकड़े को। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी अब, क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। ठीक है, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में बोल लीजिए। 30 सेकंड सिरिन जी, 2002 से लेके 2024 तक हमेशा विधानसभा में गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 40% से ज्यादा रहा है। हमें सिर्फ 8% के ऊपर फाइट करनी है, नो डाउट। 2022 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, इसकी वजह से वोट शेयर डिवाइड हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है ऐसा स्पष्ट शब्दों में बोला है, तो हमें विश्वास है जिस तरीके से राजकोट में हमने बंद का ऐलान किया था और वहां की लोकल जनता ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और सज्जड बंद हुआ, ये शुरुआत हो गई है। और 26 से 26 सीट गुजरात में इस बार शिरीन जी भाजपा वाले नहीं जीत पाए, तो हर तरह से अलग हो गई है, नाता हर जगह से तोड़ लिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों का रुख फिर से करूंगी, आप काउंटर कीजिएगा यहाँ पर, लेकिन बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और अभी मैं मनोज काका आपके पास आती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी हर उस जगह पर जा रहे हैं जहां जाना भी चाहिए एक विपक्ष के नेता को, लेकिन क्यों सरकार बार बार यही कहकर चोट करती है कि दरअसल हकीकत से बहुत परे है जो बयानबाजी की जा रही है, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जहां जहां पर जाकर जो बातें वो रख रहे हैं, ना तो वो उस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं और ना ही उसका मर्म समझ पाते हैं। शिरीन, भौगोलिक स्थिति और इस देश के लोगों का मर्म, सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनका कीर्तन गान करने वाले प्रवक्ता और हृदयहीनता के शिकार उनके नेता नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो इस देश में हालात ये है कि जो आम घरों से निकले हुए नौजवान इस देश के सरहदों की सुरक्षा करते थे, सीने पे गोली खाते थे, उन नौजवानों का हौसला बढ़ाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने उन्हें अग्निवीर बना दिया। और ये रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि अग्निवीर के कारण सेना में इंडक्शन कम हो गया, नौजवानों की संख्या कम हो गई, जिससे हमारे देश की सरहदें असुरक्षित नहीं है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो देश के 140 करोड़ लोगों को वो वैक्सीन लगवा दिया जो राजस्थान के दौसा में आज आपने देखी होंगी 10 साल का एक नौजवान कार्डियक अरेस्ट से मर गया, बालक नौनिहाल। लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है, लेकिन सिर्फ विज्ञापनी विकास को अगर नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके प्रवक्ता अगर विकास मानते हो, मैं पूछना चाहूंगा कि तुम बताओ कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां खड़ा है? आज 83.86 पैसे है डॉलर के मुकाबले, जब 2014 से पहले ये 63-64 रुपया था। आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? आज बेरोजगारी क्या है? आज दलित पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में के 35 विश्वविद्यालयों में से 34 के सवर्णों के कुलपति हैं, मध्य प्रदेश में 21 विश्वविद्यालय में सब सवर्ण है। तो सिर्फ जातिवाद चलाना, मनुवाद चलाना और देश के पर जो 55 लाख करोड़ रुपए था आज वो 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो विकास किधर दिख रहा? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, भारतीय जनता पार्टी के झूठ में, भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन में। अभी कल परसों की रिपोर्ट है, आपके एक साथी ने एक सच्ची खबर दिखा दी, उसको जेल में डाल दिया, सरकार ने FIR कर दिया। लेकिन सरकार राम रहीम जैसे दरिंदों पर, आसाराम जैसे दरिंदों पर पूरी तरह से उन पर हर तरह की सुविधा उनको देना चाहती। तो इस सरकार का और बीजेपी का जो संपूर्ण चरित्र है शिरीन, वो संपूर्ण चरित्र ही हृदयहीनता वाला है, मानवीय कोई चरित्र। उत्तर प्रदेश की मैं बात आपको बता रहा हूं, मैं जिस जनपद में था आज वहां एक प्रजापति की, अशोक प्रजापति की हमारा कार्यकर्ता था, उसकी हत्या करी गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में, झांसी के अस्पताल में 100 को कुत्ते नोच रहे हैं, कुत्ते। उत्तर प्रदेश के बनारस में पूरा पानी से भरा हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसको क्योटो बनाने का जिसका संकल्प लिया गया था, उसको नारकी जीवन जीने के लिए नारकी जीवन और नारकी स्तर पर उसको स्थापित कर दिया। आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं सिर्फ। सवाल यह है कि जो विपक्ष के नेता, जैसे हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, सुन लीजिए, जो लोगों के सवाल हैं
जो हमारी पीडीए की अवधारणा है, जो वैक्सीनेशन का सवाल है, जो अग्निवीर का सवाल है, जो दलितों पिछड़ों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में भागीदारी देने का सवाल है, आप सिर्फ वोट लेना चाहते हो। और इतनी हृदयहीनता है कि जो सच कोई कह दे तो उस पर ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के जो आम आदमी के व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आज ही के दौर में, हमेशा से और पहले भी इस तरह की तस्वीरें हम देखते रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों ना कर रहे हो। धीरेन्द्र जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे और उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा प्रदेश हो गया है। 7 साल से अच्छा रुकिए ना, अब रुक जाइए ना, आपने बोल लिया अपनी पूरी बात मनोज काका, बाकियों को भी अब सुन लेते हैं, फिर आप आइएगा। ठीक है, ठीक है, आपका विकास। अब यही मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ ना, धीरेन्द्र मुन्ना जी, मतलब उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न हो गया जहां हर बार आप लोगों को जवाब उस पर देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मेरे साथी प्रवक्ता भूल गए हैं कि जब मौका लगा था तो किन लोगों को ये संरक्षण देते थे, कितनी हत्याएं और फिरौती होती थी, सड़कों पे लड़कियां निकलती नहीं थी, स्कूल नहीं जाते थे लोग। ये सब दौर को कोई भूल गया क्या? सत्ता में ये लोग नहीं रहे हैं, जिनके अतीक प्रतीक रहे हैं वो लोग आज हमें सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज कितने नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कितना उनकी मैं आपके टर्म में नहीं बोल रहा। मनोज जी, अब सुन लीजिए पहले, आप ऐसे दूसरों की बारे में मत बोलिए ना। नहीं बोलिए काका जी, मनोज काका जी प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास आऊंगी, अपनी पूरी बात बोलिएगा। अभी धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। धीरेन्द्र जी आप बोलिए। ये गलत बात है काका जी, आप पढ़े लिखे आदमी, धीरेन्द्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए ना। अरे आपके सरकार में अतीक आए, मुख्तार आए, आप चिंता मत करिए उसकी। और अगर ये सब लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पता होता तो आप सत्ता में होते। अब मैं आ जाता हूँ राहुल गांधी जी की बातों और ये लोग जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है ना, ये अग्निवीर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग बयानवीर हैं। ये लोग सिर्फ बयान देना जानते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, चले गए ना। अरे जिस तरह के ये, इनको तो 10 साल से 15 साल से खुद ही पता नहीं है। 3 टर्म होने के बाद इनको 99 लगाया। अब गलती से बबूल के पेड़ के पास इनको आम मिल गया है, तो बबूल में आम तो नहीं ना फलता सिरिंज जी, ये तो सभी को पता है। राहुल गांधी जी और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग पीडीए चिल्ला रहे हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात आई थी तो किसी दलित नेता को उन्होंने खड़ा किया क्योंकि वो हार रहा था। लेकिन जब एलओपी बनने की बारी आई थी तो मुझे बताया कि राहुल गांधी जी सवर्ण है, पिछड़ा है या दलित है या पीडीए के से किस में से है। अरे भाई, आप जिस तरह के नारे लगा के देश को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसके पहले 10 साल सत्ता रही है आपकी। 10 साल के सत्ता में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार देखे हैं, चाहे कोल का भ्रष्टाचार हो, AG, 2G, जीजा जी, सारे भ्रष्टाचार करने के बाद ही आप लोगों को हटाया है लोगों ने। और हम लोग अगर तीसरी बार सत्ता में जनता ने आशीर्वाद दिया है आदरणीय मोदी जी को, तो आपके तरह नहीं है ना, विकास के मॉडल पे वोट दिया है लोगों ने, देश तरक्की के राह पे है। ठीक है, आप विकास मॉडल की बात करते हैं ना, तो फिर अयोध्या मॉडल पर सवाल पूछा जाता है आपसे कि पहली बारिश में अयोध्या में आखिर ये क्या हो गया। आप लोगों को उस पर भी जवाब देना पड़ेगा फिर धीरेन्द्र जी, ये बात फिर बहुत आगे तक चली जाएगी। ठीक है, चलिए मनोज जी प्लीज, मनोज जी आप बीच में मत बोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब मैं विजय त्रिवेदी जी से समझ लेती हूँ, रुक जाइए, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिएगा, जरा आप बात कर लेते हैं। मनोज जी प्लीज आप थोड़ा शांत रहिए, मैं आती हूँ आपके पास। विजय त्रिवेदी, मतलब जो राहुल गांधी का ये एक्टिव मोड हम देख रहे हैं, ये प्रयोग है या संयोग, आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब एक विपक्ष के नेता के तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने एक्टिव हैं, हर जगह जा रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं और सीधे सीधे सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन ये प्रयोग कितना सफल होगा या फिर संयोग भर? देखिए, मैं तो इसको न प्रयोग मानता हूँ शिरीन जी, न संयोग मानता हूँ। ये उनकी ज़रूरत है। आज वो कांग्रेस का एक नंबर बढ़ा है, 9 पर आ गए हैं वो 52 से। दूसरा, विपक्ष के नेता बन गए हैं राहुल गांधी जी, जो लगातार कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग उनको, जब वो पहले काम करते थे या जाते थे तो लोग पॉलिटिकल टूरिज्म की बात किया करते थे। और बहुत बार वो ऐसा होता भी था कि वो कभी चले गए, कहीं चले गए, फिर कहीं नहीं गए। भारत यात्रा में चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन गुजरात में चुनाव होते हैं तो वहाँ नहीं जाते हैं, है ना। 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद वो भूल गए, तो ऐसी बातें होती थी। लेकिन अब वो आप देखेंगे कि इस इलेक्शन से पहले, जब से इंडिया गठबंधन बना, तब से लेकर अब तक वो एक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं।
दूसरा 2024 के चुनाव जीतने और उसके बाद विपक्ष के नेता बनने के बाद आमतौर पर हम पिछले यदि इतिहास देखें तो ये होता था कि वो छुट्टियों पर चले जाते थे, कहीं बाहर चले गए, आ गए, जिसका चर्चा बार बार हो रही है। लेकिन अब वो लगातार काम पर लगे हुए हैं। तो अब एक तो उनको पॉलिटिकल टूरिज्म मत कहिए, ये उनकी ज़रूरत भी है, बिल्कुल ज़रूरत भी है, क्योंकि अब वो एलओपी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बेहतर है कि वो सरकार पर हमलावर रहें और वो सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर रहते हैं। मसला कोई भी हो वो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं। तो ये उनकी राजनीतिक ज़रूरत भी है। और राजनेताओं का तो क्या है कि सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। मुन्ना साहब बात कर रहे थे, AG, OG, 2G सबकी, उनको याद होगा कि वो पासवान साहब तो कब किस सरकार में रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मनोज काका साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात की बाबाओं की, लेकिन सूरजपाल जी की बात नहीं की, बाबा जी की बात नहीं की, भाई अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। निशांत रावल जी ने भी बात नहीं की। राहुल गांधी जी लोगों से मुआवजा तो कोई भी बाबा हो, अगर वो पाखंड ठीक के है, ठीक आधार है, पर कोई लोगों बात को नहीं। बेवकूफ बनाने का मनोज जी काम सुन कर रहा लीजिए, है तो भैया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। बहुत अच्छी बात है। जिम्मेदारी तो सरकार की है ही। और हर बार तो राजनेता जो है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वक्त के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। सिद्धार्थ जी भी जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि क्या राहुल गांधी को से आपत्ति क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। यदि वो हाथरस जाते हैं या मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं या लोको शेड में जा रहे हैं, तो इसमें क्या परेशानी है। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी करते हैं जिनका तथ्यों से थोड़ा सा अलग हो, जैसे लोकसभा में हुआ। हाँ। तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है और उस पर कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन वो मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना मेरे ख्याल से विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ना इसको प्रयोग मानता ना संयोग मानता। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए अब इस पर एक एक करके जवाब ले लूं। सिद्धार्थ जी इसी का जवाब दे दीजिएगा। भाई अगर राहुल गांधी, एक सेकंड पहले, एक सेकंड आ रही हूं मैं सिद्धार्थ जी के पहले एक जवाब ले लूं इस पर, फिर आती हूँ आप लोगों के पास भी, कि अगर राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को उठा भी रहे हैं, अगर वो हाथरस जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मुआवजा कम दिया है, जरूरत और है मदद की, तो दिक्कत क्या है इसमें? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देख शिरीन जी, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, मैं मनोज जी के बीच में एक बार भी नहीं बोला था, वो भी मेरी बात को सुने और अपनी बारी आने पर बोले। नहीं सुन पाएंगे तो फिर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। देखिए बात ये नहीं है, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात कह दूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वो कर दिया है, ऐलान कर दिया है, उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया। जो प्रिडिक्शन करते थे ठीक था। चुनाव से पहले गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके कह रहे थे कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी नहीं आने वाले हैं। क्या हुआ? देश की जनता ने तीसरी बार हमारी सरकार दी थी। इसलिए आप अपने प्रेडिक्शंस अपने पास रखिए। एलओपी बने हैं आप, आपकी जिम्मेदारी के एक पद पर आए हैं, आप देश के मुद्दे उठाइए, बहुत अच्छी बात है, पर मुद्दे उठाने का आधार झूठ नहीं हो सकता। अगर देश में प्रतिपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार हो जाए कि वो खड़ा होकर के सदन में किसी शहीद परिवार पर लेकर, शहीद अग्निवीर को लेकर के झूठ बोले, पैसे को लेकर के झूठ बोले, वो ये कहने लग जाए कि देश का सैनिक तो वो श्रमिक है जिसको इस्तेमाल करो और फेंको, क्या ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका है? ये है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के लिए नई बात नहीं है। राहुल गांधी आज से पहले जितनी बातें उठाते आए वो सब झूठ के आधार पर थी। मैं कुछ बातों का आपको उदाहरण देता हूं। रफाल, जीएसटी, सीएए, पेगासस, पीएमएलए, यूएपीए, पीएम केयर्स, आर्टिकल 370, नई संसद, ये सब वो मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी ने झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से हार करके आए। ये ऐसे नहीं है जो सड़क मोहल्लों में डिसाइड हुए थे। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आपने झूठ बोला और उसके बाद जाकर के वो माफी मांग लेते हैं। अब शहजादे होंगे वो अपनी पार्टी के होंगे, पर अगर देश में प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। पर बार बार झूठ बोलना, जाकर के जवाब मैं निशांत रावल से लूंगी। वो अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करना, भगवान शिव की तस्वीर लेकर बैठे हैं। लेकिन हाथरस और मणिपुर पर तो कोई झूठ नहीं है ना। इस पर तो आप नहीं कहेंगे ना कि हाथरस हो चाहे मणिपुर हो, इसमें कोई झूठ बोला गया। मैं 10 सेकंड उस पर पूरा कर दूं शिरीन जी। वो इकोनॉमी को लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। एक बार आग्रह करूंगा, 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है भारत की, 5वें पायदान पर हम आ गए, 110 के ऊपर यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। आपके दौर में क्या था? एक बार जाकर के कंपेयर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया इस देश के साथ और वर्तमान में क्या चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इस देश के भी हित के बारे में सोच के, आपका राजनीतिक हित तो कितना सधेगा कितना नहीं, है तो देश की जनता बताएगी। ठीक है निशांत जी, अब इसका जवाब दीजिए। मतलब सिद्धार्थ जी इसका जवाब देंगे, लेकिन निशांत रावल जो कह रहे हैं यहाँ, सिद्धार्थ भाई पहले तो आपको बहुत ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश जो चलता है। शिरीन जी। हाँ निशांत जी बोलिए। कैन आई स्पीक? हाँ बोलिए बोलिए।
शिरीन जी, मैं सिद्धार्थ भाई के लिए बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है क्या कि आप जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप अभी भी आप देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। हमने देश में 14 प्रधानमंत्रियों ने 57 लाख करोड़ का जो कर्जा किया था, बात है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों ऐलान किया था कि दिया जाए? आपके चुनावी वादे में क्यों था कि 10 किलो दिया जाए? ये शर्म की बात है तो आप क्यों ऐलान कर रहे थे? चुनाव से पहले तो आप ऐलान कर रहे थे कि दे दिया जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सच सुनना सीखिए। अभी तो अरे भाई, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया। सुनिए जरा, धैर्य रखिए। अभय मुद्रा, धैर्य रखिए। अभय मुद्रा, डराओ मत। अभय मुद्रा, शांति रखिए। अभय मुद्रा जाकर के उनको इन दिखाइएगा। लोगों ने पिछले 10 साल में 57 लाख करोड़ का कर्जा 150 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। 150 लाख करोड़। राहुल गांधी जी ने जो अग्निवीर के बारे में संसद में रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला था, शिरीन जी, क्या गलत बोला था? 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलता है क्या किसी अग्निवीर को? राहुल गांधी जी ने उसके दूसरे दिन अग्निवीर जो हमारे शहीद हुए, उनके पिताजी का वीडियो रिलीज किया। उनके पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में बोला केंद्र सरकार से उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ पे बैठे सिद्धार्थ भाई जो प्रवक्ता है वो बता दे बीजेपी वाले कि 1 करोड़ का कंपनसेशन का कैलकुलेशन कैसा होता है। मेरा मैथ्स पावरफुल है। और रवा सहाल ये एलजेपी वाले, तो ये एलजेपी वाले तो उनकी फितरत पता है, जो सरकार में होता है उनके साथ चले जाते हैं। उनकी विश्वसनीयता तो जीरो है। भारत 5 सीट अपने नसीब से जीत के आए। अपने नसीब से 5 सीटें जीत के आए, इससे देश तो चलता नहीं। इन्होंने बोला मोदी जी चले गए, सिर्फ बयानबाजी कर दे मोदी जी। अरे भाई, मोदी जी बिल्कुल चले गए। मोदी ब्रांड डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया एनीमोर। आप लोग नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो चुके हो। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ये एलजेपी वाले भी सुन ले। अभी जो आपको रसमलाई खाने को मिल रही है मंत्रालय के नाम से, वो रसमलाई आपकी कभी भी छीन सकती है। अपने एरिया में मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और विरोध पक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है देश में, वो सीखना, ट्रेनिंग अभी तो वो अलायंस में है ना, करना भी शुरू अभी कर अलायंस में है। सरकार को भ्रष्टाचार की वो एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने समर्थन दिया हुआ है, तो अभी तो उन्हीं के साथ रहेंगे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, इसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब लेते हैं धीरेन्द्र मुन्ना जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को शिरीन जी पता नहीं है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी दोनों जगह में अगर मंत्री रहे हैं तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। आपके नेता के जैसे वो माफी मांग के कोर्ट से नहीं बैठे हुए हैं। और एलओपी बन करके देखिए, आपने कहा था शिरीन जी की ये संयोग है या प्रयोग है। मैं कहता हूं कि न संयोग है न प्रयोग है, ये एलओपी के पद का दुरुपयोग है कि सदन में इनको सही सवाल करना चाहिए तो सवाल के जगह पे ये बवाल करते हैं और हु करके बेल में इनके अपने अलायंस साथियों को वहां पे भेजते हैं। क्या एलओपी का यही काम है? क्या देश की समस्याएं आपके हल्ला करने से दूर होगी? अगर कोई बात होती है तो आप सदन में न उठाइए। लेकिन इन लोगों पे इसी में बता रहा हूँ कि इसी सब कारनामों के चलते 99 पर ये पहुंच गए हैं। और रही सही ये लोग 200 की संख्या आ गए तो लगता है कि हर उल्टे काम करने का फायदा हो मिलेगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि इस बार गलती से एलओपी बने हैं और हम लोगों की सावधानी ऐसी है तो देश के लिए यह दुर्घटना घटी है। अब हम लोगों को ये भी जनता का ही फैसला था। जिस तरीके से आप सरकार में बैठे उसी तरीके से वो विपक्ष में बैठे हुए। सारा फैसला जनता का है, तो इस पर किसी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, मनोज का कहिए। 10 सेकंड और, हाँ बोलिए। 10 सेकंड और लूंगा। 10 सेकंड बोले धीरेन्द्र जी, जल्दी पूरा कीजिए। 1 मिनट धीरेन्द्र जी, पूरा कर ले, फिर आती हूँ आपके पास। सभी जगह पर जाते हैं ये जाने से शिरीन जी, सब जगह जाना चाहिए। अगर ये मणिपुर जाते हैं ना तो बंगाल भी जाना चाहिए। अगर कार्यकर्ता कहीं पे मरते हैं, अगर इनके कांग्रेस के बंगाल में, वहाँ पर ये नहीं जाते। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, मैं पूछूंगी आपका सवाल, लेकिन पहले मनोज का एक एलओपी के लिए। ठीक है, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों, ये पूछूंगी अभी, लेकिन पहले मनोज का आइए। जी शिरीन, देखिए शिरीन, हम लोगों का ये मानना है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी सरकार हो जिसको भी जनमानस ने चुना हुआ है, वो सिर्फ ऊपर के तानाशाहों द्वारा नहीं चलाई जानी चाहिए, जबकि जो लोग उसको चुनते हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उसके पीड़ाओं और दुश्वारियों को ध्यान में रख के चलाया जाना चाहिए। इस देश में हमारे नेता, पहले आदरणीय अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बात कही कि जातिगत जनगणना कराइए। जातिगत जनगणना कराए बगैर, लोगों की संख्या जाने बगैर, उनके समृद्धि के लिए कितने संसाधन चाहिए, कैसे आप सुनिश्चित कर पाएंगे?
हमारे नेता ने कहा कि अग्निवीर खत्म करिए। हमारे नेता ने कहा कि अपने अगर आप विज्ञापन पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो इस देश के हर एक शहीद को, चाहे वो पैरामिलिट्री का शहीद हो, चाहे सेना का शहीद हो, वो चाहे अग्निवीर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा क्यों नहीं देती है सरकार? सरकार के मुखिया 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं और गरीब किसान मजदूर का बेटा जो देश की सरहद और उनकी भी सुरक्षा करता है, उसे 1 करोड़ रुपया देने में आपको क्या दिक्कत है? क्या समस्या आ जाती है? आप अपने विज्ञापन पर सिर्फ खर्च करना चाहते हैं। इस देश के किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं? इस देश का हर हुनरमंद नौजवान अपने लिए रोजगार मांग रहा है, क्या बुराई कर रहा है? आप 80 साल में रिटायर होना नहीं चाहते हैं और दूसरे के नौजवानों को घरों से निकले हुए, आम घरों से निकले हुए नौजवानों को 4 साल में आप रिटायर करना चाहते हैं। तो ये लोग सच मायने में चंद उद्योगपतियों के गुलाम हैं। सारे संसाधन पूरा देश उनके चाणों में रख करके गुलामी कर रहे हैं। और सच में भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक संगठन है? ये आरएसएस नफरती गैंग का एक राजनीतिक शाखा है जो कभी भी इस देश के मानवता के लिए, थोड़ा सा भाषा का और शब्दों का भी ख्याल रखें कोई मनोज काम जी। नहीं। मैं फिर आपके पास आऊंगी, इस पर सिद्धार्थ जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर विजय जी आपके पास आते हैं। सिरीन मैं खत्म कर रहा हूँ, सिरीन खत्म कर रहा हूँ। भाषण मत दीजिए ना मनोज जी, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब तीसरे कार्यकाल में तुरंत चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, उनको मणिपुर जाने में क्या बुराई है? मणिपुर क्या हमारे मुल्क का भाग पूछ नहीं लेते है? हैं, मणिपुर के सिद्धार्थ जी लोग इसका एक साल जवाब से देंगे। ज्यादा, ठीक है, एक आप साल सुन से लीजिए ज्यादा मनोज जल काका। रहे हैं, हो गया, तबाह हो रहा हो है गया। वहाँ का घर परिवार। मनोज काका हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ यादव इस देश के उनको जाना चाहिए। कब जाएंगे प्रधानमंत्री? पूरी दुनिया घूम के सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, मणिपुर जाने से क्या परहेज, क्यों परहेज आखिर? उन माताओं बहनों को सुरक्षा का आश्वासन देना मनोज जी चाहिए, भरोसा आप दिलाना शांत तो होइए, आप तो शुरू होते हैं शांति नहीं होते। आपका सुन एक लीजिए, तरफा रिटॉरिक थोड़ी चलता रहेगा। बोलिए सिद्धार्थ यादव जी। शिरीन जी, सबसे पहली बात तो आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, इसलिए कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात अगर कही जाएगी तो उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। ये देश की सेना ने जारी किया है। जिस एक केस को लेकर के झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, जिस अजय कुमार अग्निवीर हमारे शहीद को लेकर के झूठ पूरा इनका इकोसिस्टम बोल रहा है, ये उनका अकाउंट का रिकॉर्ड है। उसमें बताया गया है 48 लाख का इंश्योरेंस जो भारत सरकार जिसका प्रीमियम भरती है, पूर्णतः जो एक व्यवस्था सिर्फ अग्निवीर जवानों के लिए है, जो पुरानी स्कीम के जवान थे उनके लिए उनके पे से डिडक्ट किया जाता था, वो उनको मिल चुका है। 50 लाख जो इंश्योरेंस, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था रावल जी, अब कई बार खुद पे भी अप्लाई कर लिया करिए जो बात हो, राइट? 50 लाख का इंश्योरेंस जो भारत सरकार करवाती है अपने सैनिकों के लिए, वो उनको मिला है। उसके अलावा 44 लाख, ऐसे कैसे होगा? अच्छा निशांत रावल, एक मिनट आप शांत तो रहिए। आप नहीं सुनना वो अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको सुनिए फिर काउंटर कीजिएगा। बिना सुने कैसे काउंटर कर रहे हैं आप? निशांत एक मिनट शांत रहिए, आप पहले सुन लीजिए ना, काउंटर तो तब करेंगे। सिद्धार्थ यादव पूरी कीजिए बात। देखिए शिरीन जी, इन लोगों की आदत हो चुकी, जैसे ही सच्चाई से सामना होता है या तो हल्ला मचाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, इनकी आदत हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूं 1,65,69,000 ये उनके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा, ये देश की सेना कह चुकी है। उसके बावजूद इनका पूरा इकोसिस्टम उस पर झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं, सदन के पटल पे खड़े होकर के झूठ फैलाने का काम करता है। क्यों नहीं माफी मांगते? आज आप अपनी राजनीति के दलदल में देश के शहीद परिवारों को खींच लाए, घसीट के ले आए, आपको उसमें शर्म नहीं आती है? और फिर टीवी में बैठ के बड़ी बात कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं मनोज काका जी मणिपुर कब जाएंगे? जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, जिस सरकार के मंत्री सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में गए हो, उनसे ये पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश का, बंगाल क्यों नहीं जाएंगे? ये नहीं जाएंगे। इसका जवाब निशांत देंगे, लेकिन उससे पहले विजय त्रिवेदी जी को वहां ग्राहक बन के राहुल गांधी जाते हैं। जहां सच्चाई है वहां ये लोग नहीं जा सकते। ये लोग ये इनकी सच्चाई है। बंगाल नहीं जाएंगे, अब मैं एक सेकंड आपको गारंटी देता हूं। अब मैं पहले एक बार विजय त्रिवेदी जी का रुख कर लूं। विजय त्रिवेदी जी, जो अग्निवीर योजना, और इससे पहले आप भी कह रहे थे कि ये जो फैक्चुअल मिस्टेक बीच बीच में होती है, सर नेता विपक्ष के तौर पर सर ये कितनी बड़ी गलती, और क्या इसे अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए? इसको लेकर पहले से प्रिपेयर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस में जब आप बात करते हैं और ख़ासतौर से विपक्ष के नेता के तौर पर बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी है उस योजना को लेकर। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जब बात साफ की, क्योंकि राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर कोई झूठ तो गलत बयानी तो नहीं करेंगे, उन्होंने जो कहा है उस पर राहुल गांधी जी को देना चाहिए कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दरअसल मैं बताऊं आपको कि अग्निवीर को लेकर राहुल जी और बहुत सारे लोग देश के उस योजना को लेकर सहमत नहीं है, तो उस पर एक डिबेट हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में भी उस पर डिबेट हो रही है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन एक जो अग्निवीर का जो मसला हुआ अजय जी का, उस पर कितनी सफाई देनी चाहिए, और ये मानना चाहिए कि जो रक्षा मंत्री जी हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई गलत बात नहीं कहेंगे।
उसमें यदि कोई करेक्शन उनको चाहिए तो उस पर बात करनी चाहिए। अभी बार बार बात हो रही है कि राहुल जी वहाँ नहीं गए, वेस्ट बंगाल नहीं गए, तो यही तो मैं पहले भी कह रहा था कि राजनेताओं की सुविधा जो है ना, उनका जीपीएस अलग तरीके से चलता है। राहुल जी का जीपीएस जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता। सिद्धार्थ जी को याद नहीं, उनको तमिलनाडु पर भी सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस से कि तमिलनाडु में जिस तरह से मौत हुई लीकर को लेकर, वो भी बड़ी घटना थी, लेकिन राहुल जी वहाँ नहीं गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए तो शायद मणिपुर याद ही नहीं है उनको कि मणिपुर एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर 1 साल से तकलीफ हो रही है वहाँ के लोगों को, तो वहाँ कौन गया कोई नहीं गया। तो ये सारी बातों पर अपने मन को भी साफ रखें, दूसरों पर सवाल पूछने से बेहतर है कि हम भी अपनी बातों को कैसे करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की बात अभी भी वही बात हुई ना, जैसे सूरजपाल पर फिर से वही बात कर रहा हूँ कि 7 साल से आप सरकार चलाते हुए कहते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे मजबूत पक्ष है बिल्कुल योगी जी का, और उन्होंने तो कितनी जगह पर बुलडोजर चलाई है। तो आजकल पता नहीं बुलडोजर का डीजल खत्म हुआ है या क्या हुआ, बुलडोजर तो नहीं चल रही। 121 लोगों की हत्या के बाद इस सरकार ने उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि निशान जी के नेता राहुल गांधी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं मैं परिजनों से बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी मांग नहीं की कि बाबा को गिरफ्तार करें। मुन्ना जी के जो नेता हैं उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए सूरजपाल को। तो ये सब क्योंकि अब 10 विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, अब ये परेशानी हम तो नहीं समझते ना, ये परेशानी अब ये पॉलिटिकल मजबूरी है या फिर इसके पीछे कुछ और, इस पर हम बात करेंगे और जवाब आप दीजिएगा सिद्धार्थ जी। लेकिन पहले निशांत आपके पास, क्योंकि ये इस पर तो वाकई आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ये पॉलिटिकल टूरिज्म, नहीं तो फिर और क्या। और ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है कि मणिपुर का जिक्र भी आप करते हैं, मणिपुर जाते भी हैं, तो पश्चिम बंगाल को क्यों भूल जाते हैं, तमिलनाडु को आप क्यों भूल जाते हैं जहां पर मौतें होती हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष की हत्या तक कर दी जाती है। फिर ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? शिरीन जी, मैं पहले आपके सवाल का जवाब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी को एलओपी बने 2 वीक से भी ज्यादा कम हुआ है। इसके आगे आप देखिए कि राहुल गांधी जी जब गुजरात में राजकोट के विक्टिम को मिलने आए, मोरबी हत्याकांड के विक्टिम को मिलने आए, हरनी बोटकांड के विक्टिम को मिलने के लिए आए, वो जो कल आसाम जाने के बाद आसाम के फ्लड्स के जो विक्टिम्स है 60+ विक्टिम्स, 60+ लोगों की वहां पे मृत्यु हुई है, हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की मृत्यु, वहां पे वो लोगों को मिलके आए। अरे राहुल गांधी जी जा तो रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, मोदी जी तो मणिपुर में जाने की बात ही नहीं करें। मणिपुर में तो बहुत भयंकर परिस्थिति है। आप तो रिपोर्टर हो, आप तो पत्रकार हो, आपको तो मेरे से ज्यादा पता है। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अग्निवीर, आप राजनाथ सिंह का संसद में बयान आप निकाल के अभी आप दिखा सकते हैं। राजनाथ सिंह जी बोले थे कि 1 करोड़ 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। यहां पे भाजपा के प्रवक्ता 1.65 लाख करोड़ का कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखिए। ये कंपनसेशन इंश्योरेंस का पैसा है। शिरीन जी, दिस मनी इज फ्रॉम इंश्योरेंस। मतलब आप उनको बता रहे हैं कि उनकी तरफ से फैक्चुअल मिस्टेक हुई है। नहीं, बिल्कुल इंश्योरेंस। देखिए शिरीन जी, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का है, आपको तब मिलेगा जब आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो अग्निवीर की डेथ के बाद जो सरकार की तरफ से कंपनसेशन माने, उनके घर परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी या उनको पेट्रोल पंप दिया जाए या उनको जमीन खेती करने के लिए दिया जाए, इसको कंपनसेशन माना जाता है, जो हमारी नॉर्मल आर्मी के कमांडर्स को मिलता है और अग्निवीर को नहीं मिलता। ये फैक्ट है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि अग्निवीर में जो बच्चे अभी जा रहे हैं, उनके मोस्ट ऑफ 80% से ज्यादा उनके परिवार के लोग किसान हैं। और आज देश में हर एक घंटे में 1 से 2 किसान की आत्महत्या हो रही है। देश में हर एक घंटे 1 से ज्यादा मजदूरों की आत्महत्या हो रही है। ना, वो बहुत स्पष्ट था जस्टिस कि आप लोगों को इस योजना से जाहिर है कि आप लोग तो कहते हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे तो इस योजना को हटा ही देंगे, खत्म ही कर देंगे। उस पर एक चर्चा अलग से हो सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, अगर रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर कुछ जवाब देते हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र जी इसका जवाब दीजिएगा। मतलब कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर। फैक्चुअली गलत बात कही गई है, मुझे एक छोटा जवाब का अवसर दीजिए। ठीक है, बोल लीजिए आप। देखिए, ये राजनाथ सिंह जी के बयान को नहीं मानते। ठीक है, 1 मिनट, 10 सेकंड का जवाब ले लूं मैं सिद्धार्थ जी से। धीरेन्द्र जी फिर आप पूरा कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जी, मैं शिरीन जी, मैं बस एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। एक बहुत संवेदनशील विषय है, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। एक अननेसेसरी की डिबेट कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस
एक्स ग्रेशिया और इंश्योरेंस को लेकर के। इंश्योरेंस जो एक अग्निवीर जवान को मिलता है, उसका जो प्रीमियम भरा जाता है वो पूर्णतः भारत सरकार देती है। अब भारत सरकार अपने खजाने में से कोई पैसा दे रही है या इंश्योरेंस कंपनी से दिलवा रही है, ये इस बहस में आप जाएंगे और सभी शहीद परिवारों के मुंह पे माइक लगाएंगे कि कितना मिला कितना नहीं मिला, या फिर आप इसकी सार्थकता में जाना चाहते हैं। एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए अग्निवीर को मिलता है, वो इनका ड्यू है, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वो मिलेगा, अपनी बात वो मिलेगा। इसमें ये झूठ नहीं है, ये दोनों ही हर प्रकार में ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। वो इंश्योरेंस का पैसा है, धीरेन्द्र मुन्ना जी साबित हो गया ना। निशान जी एक सेकंड नहीं है वो इंश्योरेंस, निशान जी आप वही बोल रहा था। ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना जी, इंश्योरेंस है वो भारत सरकार अपने पॉकेट में से नहीं दे रही है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां दे रही है। इसी सब कारणों से आदरणीय राहुल गांधी भर के टेम्पो भर के फंड देती है, नहीं लेते हैं सरीन जी, क्योंकि वो खुद कुछ ऐसी काम को करते हैं, ऐसे कामों को करते हैं जो जैसे अब उन्होंने बोल दिया सदन के अंदर में अग्निवीरों के लिए कि यूज एंड थ्रो, ये अपमान है सैनिकों का। जिन सैनिकों के रक्षा से और मेहनत से आज पूरा देशवासी गर्व करता है और चैन की नींद सोता है, उसके बारे में आप सदन के अंदर में ऑन रिकॉर्ड करते हैं। यूज एंड थ्रो सरकार करती है। इस तरह का बयान क्या कोई एलओपी कर सकता है? एलओपी क्या वो पाकिस्तान के हैं? तो ये गंभीर नहीं है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी लाइटर नोट पे कहा था कि अब इनको गंभीरता से लेना चाहिए। और इसी तरह के कारनामे वो भी घूम के देश आगे पाकिस्तान चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास समय की कमी है, मैं और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में भरोसा जताया गया है कि अगले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो गुजरात में बीजेपी को हराने के ख्वाब देख रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें दिल्ली में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया कि अगली बार दिल्ली में होगी बीजेपी की सरकार। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान, राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई दिए सुधांशु त्रिवेदी और गुजरात जीतने वाली बात पर उन्होंने कहा कि गुजरात जीतने का ख्वाब ना देखें राहुल गांधी। हमारे दो वरिष्ठ नेता हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के पदों पर रह चुके हैं, परंतु जो हमारी पिछली सरकार में दिल्ली में मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय हर्षवर्धन जी और जगदीश मुखी जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगली सरकार में हमारे अनेक कार्यकर्ता पुनः हम मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। दिल्ली ने लगातार तीसरी बार 7 में 7 जीतकर जो 21 सीटों की हैट्रिक बनाई है, वो दर्शाता है कि 21वीं सदी में एक नए युग के सूत्रपात की संभावना दिल्ली में है। तो अगली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार, ये संकल्प लिया गया है। और क्या कुछ इस बैठक में हुआ, सीधे रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांकर, क्या कुछ और जानकारी, इस बैठक में क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या डिटेल्स है हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो मैसेज है वो देने की कोशिश है और कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो बढ़ाने का जो प्रयास है वो इस कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। प्रदेश स्तर पर, दिल्ली प्रदेश में किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की जो तैयारियां हैं, उसके लिए मंडल स्तर पर और तमाम जिलों स्तर पर जो भी प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उनकी सबकी बैठक हुई थी और तमाम जो नेता थे उन्होंने संबोधित किया। और वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, जो ये मैसेज दिया या मनोबल बढ़ाने की जो कोशिश है और किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं साफ तौर से प्रदेश की ओर से? देखिए, दिल्ली की जनता ने पूरा स्पष्ट संदेश दिया है। जो लोग जेल से वोट मांग रहे थे उनको वोट की चोट दी है दिल्ली की जनता ने और स्पष्ट संदेश दिया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ हैं। और जब दिल्ली की जनता संदेश दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस संदेश को लेकर संकल्पित है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी ही, क्योंकि 6 दशक में भारतीय जनता पार्टी का अकेला ऐसा दल है
इसने एनडीए सरकार के रूप में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। और दिल्ली में जो 26 साल का बनवास है वो अब खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरी दिल्ली, मेरी अपनी दिल्ली, बेहतर दिल्ली बने, स्वस्थ दिल्ली बने, स्वच्छ दिल्ली बने, ये हम करके दिखाएंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है वो अरविंद केजरीवाल के हिस्से में जाएगा, क्योंकि वो उनके या आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल बीजेपी की ओर से लगातार उनके नेता के खिलाफ हो रहा है। जितनी बार अरविंद केजरीवाल ने जेल से वोट मांगा, मैंने कहा ना, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने अपने वोट से चोट दी कि आप वहीं बैठिए क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी को सिंपैथी नहीं मिल सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया, चोरी की है। और अरविंद केजरीवाल तो जमानत पे बाहर आए थे, खूब शोर मचाया था। उसके बाद दिल्ली की जनता ने संदेश दिया ना, अब ये मलाल भी उनको नहीं रहेगा कि मैं प्रचार नहीं कर पाया। तो दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि उसको कब क्या निर्णय लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी नीयत से काम करे, दिल्ली की भलाई के लिए काम करे। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी जो दिल्ली वालों को बेहतर सुविधाएं देने का काम करेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर से जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं या फिर तमाम जो सारे नेता हैं वो यहाँ पर जब पहुंचे तो उनके ओर से कार्यकर्ताओं का मनोबल जो बढ़ाने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और एक बात, बड़ी बात ये भी कही गई कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा, लेकिन फिर भी जो बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा ही देखने को मिला है। तो और अब जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात है वो भी खुलकर कह दी है। तो ऐसे में जब ये कार्यकारिणी की बैठक हुई तो कार्यकर्ताओं को जो उत्साह या फिर जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो सदस्य हैं, उनसे किस तरह से हर एक लोगों से लगातार जुड़कर और बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाने का जो प्रयास है या फिर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार जो तैयारियां हैं वो अलग ढंग से लगातार करने की जो कोशिश है वो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। उसी के चलते प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक का जो कुछ और निकल कर आता है बैठक से तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। विजय जी, मतलब ये ख्वाब देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी, अब अगली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में। ख्वाब देखना तो ठीक है, 26 साल में केवल बीजेपी को एक काम करना जो नहीं कर पाए, अपना नेता ढूंढना। दिल्ली में बीजेपी का नेता नहीं मिला अभी तक 26 साल में, और वो सबसे बड़ी परेशानी है। आज भी मैं देख रहा था कार्यकारिणी की बैठक में जो आगे बैठे हुए हैं वो पहली पीढ़ी के नेता हैं। जो दूसरी नेता जो सांसद अभी बने हैं वो सब पिछली रो में बैठे हुए थे। तो अब क्या नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत बीजेपी को लग रही है कि पहली पीढ़ी जो पहली रो में बैठे हैं उन्हें दूसरी रो में जाने की ज़रूरत है, या दूसरी रो के लोगों को पहली पीढ़ी में आना? लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नेता ढूंढना, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस खबर पर भी नजर हमारी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।